हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज के डेली करंट अफेयर में हम 21 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को यहां पर नोट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, एग्जाम ओरिएंटेड है और पीडीएफ आपको क्रेजी जिगर ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप रोज लगा सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर। चलिए शुरू करते हैं। 21 अक्टूबर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर का, नोट कीजिएगा। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया में किस स्थान पर रही है? एक डिफेंस वेबसाइट है जो कि एक रैंक जारी करता है, इसका नाम है ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग। किस देश की एयरफोर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है, इस आधार पर इस रैंकिंग में किसी भी देश की एयरफोर्स को रैंक दी जाती है। इंटरेस्टिंग ये है कि एयरफोर्स को तो रैंक दी ही जाती है, साथ ही साथ क्या होता है, देखिए नेवी के पास भी अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, जो आर्मी होती है उनके पास भी अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, तो इन पावर को भी रैंक किया जाता है। तो इंडिया की जो ओवरऑल कैटेगरी है ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में, इसमें इंडियन एयरफोर्स को 6 रैंक पर रखा गया। जिस डिफेंस वेबसाइट के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है यह है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। डिफेंस वेबसाइट यह जारी करती है ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग। इंडिया की जो एयरफोर्स है वर्ल्ड में सबसे छठी सबसे पावरफुल एयरफोर्स है ओवरऑल कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरीज भी होती है लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ओवरऑल कैटेगरी है तो हमने इसकी बात की है। एक और कैटेगरी है जिसका नाम है ओवरऑल इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटी कैटेगरी। इसमें इंडिया को 3rd रैंक पर रखा गया है। चाइना की आर्मी को हमने यहां पर इस कैटेगरी में पीछे छोड़ा है, लेकिन हमारी बात ओवरऑल कैटेगरी से ही होना है, तो हम 6ठे नंबर पर है। हमारी एयरफोर्स 6ठे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर इस रैंक में रखा गया यूएसए की एयरफोर्स को। सेकेंड पर यूएसए की नेवी को रखा गया। इनके जो एयरक्राफ्ट है उसके आधार पर ये सेकेंड सबसे पावरफुल हो गए, यूएसए की नेवी। 3rd पर रखा गया रशियन एयरफोर्स को और 4th पर रखा गया यूएसए की आर्मी को। ओके, तो हम ओवरऑल कैटेगरी में आते हैं 6ठे नंबर पर, हमारी एयरफोर्स आती है 6ठे नंबर पर। ठीक है, तो जो डिफेंस वेबसाइट है वो एयरफोर्स को रैंक करती है, मैंने आपको बता दिया है। इंडियन एयरफोर्स का जो गठन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम पर अंग्रेजों के शासनकाल में ये स्थापित की गई थी। जब देश आजाद हुआ 1950 में, जब देश का संविधान बना, तो हमारी आर्मी को नाम मिला इंडियन एयरफोर्स का। पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, यह बदलकर किया गया इंडियन एयरफोर्स 26 जनवरी 1950 को। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है इंडिया के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आगे आइए। चर्चित मारकंडा रिवर किस राज्य में बहती है? एक रिवर अभी सुर्खियों में थी, हालांकि ये बहुत छोटी नदी है लेकिन ये काफी नेशनल लेवल पर सुर्खियों में रही है। मारकंडा रिवर, इसका बहाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश से ये नदी इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से और बहते हुए हरियाणा जाती है, और तो 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अभी सुर्खियों में क्यों है? देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश, यह है हरियाणा का व्हाइट एरिया, और ये जो बहाव क्षेत्र आप देख रहे हैं यह है मारकंडा रिवर का। देखिए, अभी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इंडिया में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाला ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ हिमाचल एंड हरियाणा, इन दोनों को मारकंडा रिवर पॉल्यूशन पर एक डिटेल रिपोर्ट देने का कहा है। क्योंकि ये जो रिवर है ना, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, इसका पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज है ना, उसका वेस्ट इस नदी में छोड़ा जाता है, तो यह नदी लगभग नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही है और फिर आगे फिर ये दूसरी नदियों को इफेक्ट करेगी। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जवाब मांगा है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनसे एक डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है, क्योंकि यह नदी दोनों ही राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। यह घग्गर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, घग्गर की सहायक नदी है। पुराने समय में इसे अरुणा के नाम से भी पुकारा जाता था, किसे? मारकंडा रिवर को।
90 के किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है और बहते हुए हरियाणा जाती है और फिर घग्गर रिवर में ये जाकर मिल जाती है। तो घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी हरियाणा में मिलती है। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से जवाब मांगा है मारकंडे रिवर पर। ठीक है ना, तो नदी का हमने आंसर ले लिया मारकंडा या मारकंडे रिवर, दोनों ही राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। यहां पर देखिए अगर हम एनजीटी की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक स्टेचुरी बॉडी है जो पार्लियामेंट है, उसमें एक्ट के माध्यम से ये संस्था स्थापित की गई है। आपको पता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट लाकर किसी स्टेचुरी बॉडी का गठन करने वाला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही ऐसे देश थे जिन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर एक्ट लाकर कोई बॉडी बनाई थी। तीसरा देश बना इंडिया। हमने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से 2010 में की थी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत यह कार्य करता है। नई दिल्ली में एनजीटी का हेडक्वार्टर है और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के पद पर हैं। आईएफए शील्ड 2025 का विनर कौन बना है? एक फुटबॉल इवेंट है, एक फुटबॉल प्रतियोगिता है इंडिया में, आईएफए शील्ड। यह भारत की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है। रिसेंटली इसका विनर रहा है मोहन बागान सुपर जॉइंट। ठीक है ना, यह विनर रहा है आईएफए शील्ड। आयोजन इसका वेस्ट बंगाल के कोलकाता में किया गया था। फाइनल मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के मध्य में खेला गया। विनर हो जाता है मोहन बागान, इसने हराया लास्ट में ईस्ट बंगाल को और इस चैंपियनशिप का 21वां टाइटल है ये मोहन बागान का। आपको पता है इससे पहले मोहन बागान ने 2003 में इसका खिताब जीता था। मतलब ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया इसका खिताब जीते हुए मोहन बागान को। 2003 अगर हम देखें तो लगभग 22 साल के बाद मोहन बागान ने खिताब जीता, लेकिन फिर भी मोहन बागान के पास 21 टाइटल है आईएफए शील्ड टूर्नामेंट के। कंपटीशन में 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विनर रही मोहन बागान, रनर अप रही ईस्ट बंगाल की टीम। आयोजन हुआ है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट। सबसे पुराना है हमारा ड्यूरेंट कप, फिर आता है ट्रेड्स कप और तीसरा आता है आईएफए शील्ड। हर साल आयोजित की जाती है। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका आयोजन करवाता है और 1893 से इसका आयोजन किया जा रहा है। 125 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको आयोजित करवाते हुए। आयोजन क्योंकि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन करवाता है तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फुटबॉल को इंडिया में गवर्न करने वाली, इसके लिए पॉलिसीज मेकिंग बॉडी है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1893 में की गई थी। कोलकाता में हेडक्वार्टर। अजीत बनर्जी वर्तमान में आईएफए के अध्यक्ष के पद पर है। इसलिए आईएफए शील्ड कप ये फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है इंडिया का। विनर मोहन बागान रहा 2025 में। क्लियर है? आप सभी के लिए दिवाली की सेल कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, तो एक बार चेकआउट कीजिएगा दोनों ही एप्लीकेशन को। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए स्पेशली काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए अवेलेबल है। दोनों ही एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एप्लीकेशन के लिंक दे दूंगा, तो आप दिवाली ऑफर का फायदा उठाइए। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के लिए देखिएगा अलग अलग आपके लिए ज्वाइन करने का ऑप्शन है, तो ध्यान से ज्वाइन कीजिएगा। केवल आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए ये आपके लिए एक रामबाण बैच साबित होगा, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे फिर वो स्टेट की पीएससी के एग्जाम हो, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और चेकआउट तो कीजिएगा ही एप्लीकेशन पर, क्योंकि अभी आपको अप टू 90% तक ऑफ दोनों ही एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में आईयूसीएन का 90वां सदस्य राज्य या देश कौन बना है? स्टेट मतलब कंट्री। ओके, आईयूसीएन क्या काम करता है? बहुत बार बताया मैंने आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये है IUCN। इसका जो 90 मेंबर कंट्री की बात करें तो ये बना है तुलावू देश। तुलावू देश की लोकेशन, यहां पर आपने नाम काफी कम बार सुना होगा इस देश का, ये सुर्खियों में नॉर्मली रहता नहीं है, लेकिन हम इसकी लोकेशन देखें ना तो दक्षिण पश्चिम पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है वहां पर तुलावू की लोकेशन देखने को मिलती है। तो तुलावू देश IUCN का 90वां सदस्य देश बना है, 90वीं सदस्य सॉवरेन कंट्री तुलावू। अब यहां पर कंट्री भी दो प्रकार की, देखिए अगर हम IUCN की बात करें ना तो इसमें केवल कंट्रीज मेंबर नहीं होती, कंट्रीज मेंबर हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हो सकते हैं, NGO वर्ल्ड लेवल पर जो काम करते हैं वो मेंबर हो सकते हैं, संस्थाएं मेंबर हो सकती है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो इस तरीके से IUCN में वर्तमान में 1400 से ज्यादा मेंबर है। लेकिन जब हम सॉवरेन कंट्री की बात करते हैं तो तुलावू 90वां देश है जो कि IUCN का मेंबर कंट्री बना है। सॉवरेन कंट्री मतलब जो अपने डिसीजन खुद लेती है, पूरे देश पर उनका खुद की सरकार का कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, हम एक सॉवरेन कंट्री, हम पर कभी भी, हम पर चलो ब्रिटेन ने शासन किया, लेकिन आज हमको कोई भी आदेश ब्रिटेन दे सकता है या कोई भी और देश देता है क्या? नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी हम, हमारी चुनी हुई सरकारें गवर्न करती है, हमारी चुनी हुई सरकार हमारे देश को चलाती है, वही सारे डिसीजन लेती है, कोई बाहर की पावर लेती है क्या डिसीजन? नहीं। तो ये होता है सॉवरेन कंट्री। तो दो कैटेगरी होती है, एक सॉवरेन कंट्री भी हो सकती है और एक नॉन सॉवरेन कंट्री भी होती है। तो यहां पर देखिए देश का पर्टिकुलर कितने देश मेंबर है इससे तो आंसर नहीं बन पाएगा, लेकिन 90वां सॉवरेन मेंबर कंट्री कौन बनी IUCN की? तो ये तुवालू देश बनी है ना, तुवालू देश है इसका नाम। तो तुवालू देश जो कि पैसिफिक ओशियन में स्थित एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, यह 90वां सॉवरेन सदस्य देश बना है IUCN का। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। IUCN अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करता है। 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी, स्विट्जरलैंड के ग्लान में इसका हेडक्वार्टर है, और ग्रेथल एगुलर वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं और जजान अल मुबारक इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो ये IUCN है। अब यहां पर तुवालू की बात कर लेते हैं। देखिए मैप पर आपको शायद लोकेशन समझ में आ जाए। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी क्षेत्र है, समुद्री जो रीजन है ना, ये हमें देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन। अगर पैसिफिक ओशियन का रीजन देखें तो ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम पैसिफिक ओशियन है। यहां पर तुवालू एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है जो कि ओशियनिया रीजन का पार्ट है। अब यहां पर देखिए अलग अलग रीजन फैले हुए, इसमें ओशियनिया का पार्ट है तुवालू। ओशियनिया रीजन में नॉर्मली 14 देश आते हैं, तो उसमें से एक है तुवालू देश, 9 आइलैंड से मिलकर बना है, 11,000 इसकी पॉपुलेशन है। आपको पता है ये देश अपनी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और तुवालू देश के बीच में एक ट्रीटी हुई है, क्योंकि ये देश आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इन फ्यूचर 2050-2070 तक पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाए। तो यहाँ की जो 11,000 की पॉपुलेशन है ये ऑस्ट्रेलिया में स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले 20-25 सालों में शिफ्ट करेगी, है ना। ये डील है ऑस्ट्रेलिया और तुवालू देश की। इसकी कैपिटल है फुनाफुटी। फेलेटिटियो यहाँ के PM के पद पर हैं। और रीजन में आपको बता ही चुका हूं, ओसेनिया ज्योग्राफिकल रीजन है, 14 देश इसके अंदर आते हैं। इसके पास हमें पॉलिनेशिया भी देखने को मिलता है, देखो ये मेलेनेशिया भी देखने को मिलता है, पॉलिनेशिया देखने को मिलता है, माइक्रोनेशिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये रीजन में डिवाइड किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो पैसिफिक ओशन के देश है उनको। पहली बार जारी की गई स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई? देखिए पहली बार ही लॉन्च हुई है तो हमको पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। यहां पर रैंक तो किसी देश को नहीं दी गई है, कुछ इन्वायरमेंटल डेटा, कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड डेटा यहां पर दिया गया है, तो उसके बारे में बात की गई। फॉरेस्ट से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड डेटा की यहां पर बात की गई है। इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। पहली बार जारी हुई है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो UNEP के द्वारा इसे पहली बार जारी किया गया। रिपोर्ट किससे रिलेटेड है?
फॉरेस्ट में की जा रही या की जाने वाली इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करती है ये रिपोर्ट। कितना इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया गया, उसके विस्तार के लिए किया गया, और कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है फॉरेस्ट को बचाने के लिए या उसके विस्तार के लिए, ये सारी चीजें एनालिसिस करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये जो रिपोर्ट है, ये स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में जो की पॉइंट्स है ना वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। वैसे तो याद रखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो केवल इतना याद रखना है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, पर फिर भी की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में फॉरेस्ट के लिए 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट किए गए, और अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो हमें इस इन्वेस्टमेंट को 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 498 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना पड़ेगा सभी देशों को मिलकर, इस रिपोर्ट में बताया गया है। फॉरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना चाइना और यूएसए के द्वारा किया जाता है। इंडिया की भी कुछ डेटा को इसने बताया है, जैसे भारत में फॉरेस्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर तो करता ही नहीं, हम जानते ही हैं हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा लेना देना नहीं होता है, तो गवर्नमेंट करती है जितना भी काम कर रही है। भारत में जितनी भी इंटरनेशनल एड मिलती है हमको फॉरेस्ट के लिए, उसका 30 टाइम ज्यादा हम फॉरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है गवर्नमेंट का। ओके, यूएनईपी की ये रिपोर्ट है पूरी, जिसका नाम है रिपोर्ट का स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट, पहली बार इसे जारी किया गया। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा अंग है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यू पर सभी देशों को साथ में लाने और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है ताकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई। केन्या के नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। रिनकॉन डे ला विएहा ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? रिनकॉन डे ला वॉल्केनो, यह हमें देखने को मिलता है कोस्टा रिका में। कोस्टा रिका एक सेंट्रल अमेरिकी कंट्री है ना, अगर हम कैरेबियन सी के पास उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के मध्य में जो रीजन है कैरेबियन सी के पास में, वो सेंट्रल अमेरिका है। वहां पर एक देश देखने को मिलता है कोस्टा रिका। यहां पर रिनकॉन डे ला वॉल्केनो देखने को मिलता है। अभी इस वॉल्केनो में विस्फोट के कारण यह वॉल्केनो सुर्खियों में था। एक एक्टिव वॉल्केनो है रिनकॉन डे ला, कोस्टा रिका का, 1916 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ज्वालामुखी सुर्खियों में क्योंकि विस्फोट हुआ था। यहां पर आप इमेज अगर देख पा रहेंगे तो ये बीच में आता है कोस्टा रिका, ये कैरेबियन सी है, इसके पश्चिम में ये सेंट्रल अमेरिका का देश है। सैन जोस इसकी कैपिटल है। रोड्रिगो चाउस यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। 2025 के सुल्तान ऑफ जोहर कप में भारत ने किस पदक को हासिल किया है? हॉकी टूर्नामेंट है, सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो पहला फैक्ट तो यहां पर यही हो जाता है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? हॉकी टूर्नामेंट है। रिसेंटली इस टूर्नामेंट में इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, सुल्तान ऑफ जोहर कप। इसका आयोजन वैसे आपको पता है मलेशिया में ही किया जाता है, क्योंकि इसका आयोजन मलेशिया ही करवाता है, तो मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में भी अभी मलेशिया में इसका आयोजन हुआ और इस बार ये 13वां एडिशन है सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो यहां पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिए जाते हैं। तो क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया विनर रहा तो इसने गोल्ड जीता, इंडिया को हराया फाइनल में तो इंडिया रनर अप, हमने सिल्वर मेडल जीता, और इस इवेंट का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो ग्रेट ब्रिटेन ने अपने नाम किया। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट मेंस के लिए फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। अंडर 21 प्लेयर यहां पर पार्टिसिपेट करते, 21 साल से कम उम्र के। 2011 से आयोजित किया जा रहा है। 8 टीमें ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। 13वां एडिशन है, मतलब हर साल इसका आयोजन किया जाता है। जोहर कप एसोसिएशन जो कि मलेशिया का है, ये इसका आयोजन करवाता है। इंडिया ने 3 बार इसका खिताब जीता है, सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट का, 2013, 2014 और 2022। 2025 में हमने सिल्वर मेडल जीता और गोल्ड किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने।
डीप फेक का मुकाबला करने और आधार प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने के लिए सीता पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? अच्छा देखिए, आधार कार्ड से रिलेटेड अगर कोई काम होगा तो ये काम कौन करेगा? ये उड़ाई करेगा, उड़ाई। ठीक है, आंसर बी। तो एक इनिशिएटिव इसने शुरू किया है जिसका नाम है सीता इनिशिएटिव, ताकि जो डीप फेक बनाए जाते हैं उसमें आधार कार्ड का जो यूज किया जा रहा है या फिर इस प्रकार से आधार कार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो उसको रोका जा सके। इसलिए सीता इनिशिएटिव को उड़ाई के द्वारा शुरू किया गया। उड़ाई का नाम सुना है? इसका फुल फॉर्म अगर देखें, फुल फॉर्म क्या होता है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2016 में ये संस्था गठित की गई थी और आधार कार्ड से रिलेटेड सारे काम इसके द्वारा ही किए जाते हैं नेशनल लेवल पर, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने हाल ही में सीता इनिशिएटिव को शुरू किया है ताकि आधार की सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। इस इनिशिएटिव के तहत जितने भी स्टार्टअप और दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर उड़ाई टेक्नोलॉजी को बनाएगा जिससे आधार को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकेगा। आधार से रिलेटेड फेक आधार, बायोमेट्रिक फ्रॉड, आधार सिक्योरिटी, इनको बढ़ाया जाएगा। और अगर फेक आधार और बायोमेट्रिक फ्रॉड जैसे जो काम होते हैं आधार को लेकर, उसे खत्म किया जाना सीता इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है सीता इनिशिएटिव के नाम से। ठीक है, नॉर्मली 3 सिस्टम पर काम किया जाएगा। ये सिस्टम याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने मेंशन कर दिए, एक बार पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल जैसे एआई का यूज करके फोटो और वीडियो की जो भी उसको लेकर फ्रॉड होता है उसको रोकने का काम किया जाएगा। फेक बायोमेट्रिक को डिटेक्ट किया जाएगा। स्मार्टफोन या लो कॉस्ट डिवाइस से भी फिंगरप्रिंट लिए जा सकेंगे। तो आधार को और ज्यादा अपडेट करने के लिए और ज्यादा सिक्योर करने के लिए सीता इनिशिएटिव को लॉन्च किया है उड़ाई ने, है ना। एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। आधार एक्ट लाया गया था 2016 में। इसका काम क्या है? आधार के लिए डेटा कलेक्ट करना, फेस स्कैन, फिंगरप्रिंट, एड्रेस, इन सबको वेरीफाई करना, यह उड़ाई का काम है। जनवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत उड़ाई काम करता है। हुंडई इंडिया के पहले भारतीय एमडी और सीईओ कौन बने? अच्छा, हुंडई कंपनी की बात करते हैं ना, साउथ कोरिया की कंपनी। तो हुंडई इंडिया जो ब्रांच है ना, इसके हमेशा जो सीईओ या एमडी बने ना, वो साउथ कोरिया के ही अधिकतर बने। लेकिन पहली बार एक इंडियन इसके एमडी और सीईओ बने हैं जिनका नाम है तरुण गर्ग। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ही हुंडई इंडिया के कोई भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए, तरुण गर्ग। अभी तक उनसो किम इसके एमडी और सीईओ थे, इनको रिप्लेस किया है तरुण गर्ग ने। 1 जनवरी 2026 को तरुण गर्ग अपना पद संभालेंगे। हुंडई इंडिया कार कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है। हुंडई की ही एक इंडियन सब्सिडरी है हुंडई इंडिया। इंडिया में काम करती है, कार बनाने का काम है। सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। 6 मई 1996 में इसकी स्थापना की गई। हरियाणा के गुड़गांव या गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो तरुण गर्ग हुंडई इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। इस पद पर आने वाले पहले इंडियन। चर्चित कोलम आदिवासी समुदाय किस राज्य में स्थित है? कोलम आदिवासी समुदाय यह हमें देखने को मिलता है तेलंगाना और कुछ और स्टेट में भी कुछ रीजन में कोलम ट्राइब्स का निवास देखने को मिलता है। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, बंबू प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ताकि जो कोलाम ट्राइब है उसके ट्रेडिशनल जो जीवन यापन है उसको सिक्योर किया जा सके, उसे सुरक्षित किया जा सके, उन्हें संरक्षित किया जा सके। तो कोलाम ट्राइब्स अभी सुर्खियों में रही। वैसे अगर हम इसका विस्तार देखें ना ट्राइब्स का, तो तेलंगाना में तो स्पेशली पाई ही जाती है। छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र के कुछ रीजन में भी इनका अलग अलग रीजन में छोटे छोटे क्षेत्रों में इनका निवास देखने को मिलता है। लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा कोलम ट्राइब्स देखने को मिलती है तेलंगाना में। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इनको रिस्टोर करने के लिए, इनका जो ट्रेडिशनल जो जीवन यापन है उसे रिस्टोर करने के लिए बंबू प्लांटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। इसके तहत क्या किया जाएगा? बांस,
है ना, के रोपण को बढ़ावा दिया जाएगा, बम्बू प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर जब बम्बू बड़े हो जाएंगे, तो जब बांस की खेती मतलब बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी, सफल हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे, तो आगे आने वाले 10-15 साल बाद ये जो ट्राइब है, कोलम ट्राइब, ये उन बांस को काटकर बेचकर अपना जीवन यापन कर सकेगी, जो इनका हमेशा से काम रहा है। तो इसीलिए शुरू किया गया है बम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट, कहां पर? तेलंगाना राज्य में। कोलम ट्राइब भारत की पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजीज में शामिल किया जाता है, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति इंडिया की, जिनको संरक्षित करने के लिए हर प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है ना गोंड ट्राइब के पुजारी के रूप में काम करते हैं, जो गोंड जनजाति है ना इंडिया में, उनके पुजारी के रूप में काम करते हैं कोलम ट्राइब। इनकी कुछ अलग अलग उपजातियां या कुल भी देखने को मिलते हैं, जैसे चाल देव, पचदेव या पचदेव, साहादेव, सतदेव, ये सारे इनके कुल है, अलग अलग कुलों में बटी हुई है। और इनमें जो कुलों के अंदर जो इनकी समान कुल होते हैं ना, उसमें मैरिज अलाउड नहीं होती है। इनकी लैंग्वेज कोलामी लैंग्वेज है, और इसी के नाम पर इनका कोलम ट्राइब नाम पड़ा है। काफी छोटे छोटे फेस्टिवल भी मनाते हैं, जिनकी अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। कोलम जनजाति का निवास कहां पर है? क्वेश्चन हमारा तेलंगाना से। वैसे अलग अलग राज्यों में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में ये निवास करती है। ठीक है, तो यहां पर 21 अक्टूबर के करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे सारे। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की मिनरल रिच कैटेगरी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश राज्य। फिर विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। झारखंड में आयोजित होने वाली 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो यह है दलमा। ताफ्तान वॉल्केनो किस देश में स्थित है? यह ईरान में देखने को मिलेगा। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो यह नियुक्त किए गए निर्मल कुमार मिंडा। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो यह है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन, सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? कतर के दोहा में। वी राइस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? इस पहल को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है नीति आयोग को। गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए कौन? ये हो जाते हैं हर्ष संघवी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। देखिए, किस देश ने सबसे पहले सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की? तो यह है चाइना। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, 1517 में दिल्ली का शासक बना था। हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 105। 2024 के इंडेक्स में 105 रैंक है हमारी। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्रीक किन दो देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है? और 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, आराम से कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।